हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भारती और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.2 चल रही है और इसमें क्वेश्चन नंबर 26 तक हो चुके हैं। ठीक है, अब ये पार्ट 3 है और पार्ट 3 में मैं क्वेश्चन नंबर 27 से आपको कंप्लीट कराऊंगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a टू पावर n प्लस वन प्लस b टू पावर n प्लस वन अपॉन a टू पावर n प्लस b टू पावर n कॉमा ए तथा बी के बीच गुणोत्तर माध्य हो। यानी कि जो ये संख्या है ये ए और बी के बीच में गुणोत्तर माध्य है। अच्छा, गुणोत्तर माध्य के लिए हम क्या जानते हैं कि जो जी होता है, जी को गुणोत्तर माध्य कहते हैं। तो जी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बी होता है। तो जो जी होता है ना, वो जी ये दे रखा है। ठीक है, जो जी होता है वहां पर गुणोत्तर माध्य होता है, वो हमको ये दे रखा है। ठीक, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे सबसे पहले कि ए कॉमा बी का गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य। ठीक है, हम जानते हैं कि गुणोत्तर माध्य क्या होता है? रूट ऑफ ए बी। और गुणोत्तर माध्य को हम जी से डिनोट करते हैं, यानी कि जी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बी। और जी की जगह हमको दे क्या रखा है? ए टू पावर एन प्लस वन प्लस बी टू पावर एन प्लस वन और अपॉन में क्या? ए टू पावर एन प्लस बी टू पावर एन। और यहाँ रूट ऑफ ए बी है। अच्छा, रूट को हम क्या लिख सकते हैं? रूट को हम 1/2 घात के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई रूट बना होता है उसका मतलब यहाँ पर 1/2 घात होती है। ठीक, तो हमने ये लिख दिया। अब ये जो ये है नीचे अपॉन वाली संख्या, ये यहाँ गुणे में जाएगी। ठीक, तो कैसे लिखेंगे? अब देखिए ये चीज जो ऊपर है ए टू पावर एन प्लस वन प्लस बी टू पावर एन प्लस वन, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक, अब जो ये चीज है ये यहाँ गुणे में जाएगी। तो ए टू पावर एन प्लस बी टू पावर एन ऐसे पहले ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर ए बी। अच्छा, एक चीज देखिए, ए बी की घात 1/2 है, इसका मतलब ए की घात भी 1/2 और बी की घात भी 1/2। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई? ये दोनों की घात है, तो ए की घात भी 1/2 और बी की घात भी 1/2। ठीक, तो चलिए आगे देखें। अब यहाँ ए एन प्लस वन प्लस बी टू पावर एन प्लस वन ऐसे ही लिखा रहेगा बराबर। यहाँ ए की घात एन से पहले ए की घात 1/2 और बी की घात 1/2, यानी इसमें पहले हमें इससे गुणा करवानी है। तो क्या हो जाएगा? ए की घात एन प्लस वन बाई टू और बी की घात 1/2। ठीक है भाई, जब इससे गुणा होगी तो ए और ए की घातें आपस में जुड़ जाएंगी और जो बी है वो ऐसे लिखा रहेगा प्लस। अब बी की घात जो एन है उसकी इन दोनों से गुणा होगी, तो बी की घात पहले ए जो है 1/2 ऐसे लिखा रहेगा और बी की घात एन और बी की घात 1/2 मिलाकर के क्या बन जाएगा? बी की घात एन प्लस 1/2। ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ से ए की घात एन प्लस वन और जो ये वाला टर्म है इसको उठा के हम इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, ये वाला टर्म उसको इस तरफ ले आएंगे तो प्लस, नहीं यहाँ माइनस, क्योंकि ये प्लस का है तो इस तरफ आएगा तो माइनस। तो माइनस ए की घात एन प्लस 1/2 और बी की घात 1/2 इज इक्वल्स टू, ये वाला टर्म अभी यहाँ ऐसे ही लिखा रहेगा क्या? ए की घात 1/2 और बी की घात एन प्लस 1/2। और ये वाला टर्म इसको यहाँ ले जाएंगे क्या? माइनस बी की घात एन प्लस वन। भाई यहाँ प्लस में है तो यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए ए की घात एन प्लस, और एक को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 प्लस 1/2। भाई आधा आधा मिलाकर तो एक बनता है, तो एक को हम 1/2 लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर n प्लस 1/2 है, तो हमें यहाँ पर भी n प्लस 1/2 ही चाहिए था, इसलिए हमने इसको 1 को क्या लिखा? 1/2 और 1/2। और जो ये वाला टर्म है ये ऐसे लिखा रहेगा a की घात n प्लस 1/2 और b की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ a की घात 1/2 और b की घात n प्लस 1/2 माइनस, अब यहाँ जो ये 1 है इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं क्या? n प्लस और यहाँ 1/2 प्लस 1/2, ये प्लस है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए यहाँ इन दोनों से, ठीक है, इससे और इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं? तो a की घात n प्लस 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास केवल a की घात 1/2 बचेगा। ठीक है, जब इतना कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ इतना बचेगा। ठीक, तो या फिर इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं a की घात n प्लस 1/2 इंटू ए की घात 1/2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, a की घात n प्लस 1/2 और a की घात, भाई a की घात अभी ये तो बचा तो इसको अलग लिख लिया घात लगा के, और ये वाला टर्म ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन बनाएंगे, ये भी ऐसे ही लिखा रहेगा b की घात n प्लस 1/2 माइनस, अब b की घात n प्लस 1/2 इंटू बी की घात 1/2। इसमें भी क्या किया? इतने को अलग और इसको अलग कर दिया हमने। ठीक, इतना समझ में आया? अब इसमें से और इसमें से कॉमन लेते, देखिए ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन हमको कॉमन मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे? a की घात n प्लस 1/2, ये हमको कॉमन मिला तो बचेगा क्या? a की घात 1/2 माइनस यहाँ से क्या बचेगा? b की घात 1/2। ठीक, इतनी बात समझ में आई?
अब यहाँ देखिए, यहाँ से हमें इससे और इससे क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है बी की घात n प्लस 1/2 और यहाँ से भी बी की घात, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें कॉमन मिला वो क्या मिला, बी की घात n प्लस 1/2, यहाँ दोनों से कॉमन मिल गया। बचा क्या, यहाँ बचा a की घात 1/2 माइनस और यहाँ से भी b की घात 1/2। ठीक, अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। ठीक, तो अब क्या बचा, a की घात, ठीक है, a की घात n प्लस 1/2 और यहाँ क्या b की घात n प्लस 1/2, ये वाला बचा और ये तो आपस में कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए a और ये जो b है ना, इसको यहाँ बट्टे में ले आएंगे तो a प्लस 1/2 ऐसे लिखा रहेगा और बटे में क्या, b की घात n प्लस 1/2 ऐसे लिखा रहेगा। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 1 बचा, जब ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, a की घात n प्लस 1, ठीक है, या ऐसा करते हैं a और b, ए बी एक साथ लिखते हैं और पूरे की घात n प्लस 1 ऐसा करते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए a की घात भी वही है, b की घात भी वही है, तो a बटे b पूरे की घात n प्लस 1, ठीक है। और यहाँ 1, अच्छा 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं a बटे b की घात 0। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ पर क्या है, a बटे b, तो यहाँ पर भी तो a बटे b ही तो होना चाहिए, तब तो इसको सॉल्व कर पाएंगे। और किसी की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो 1 की जगह a बटे b की घात 0 हम लिख सकते हैं। अब क्या है, अब ये आधार बराबर है, तो आधार बराबर होने पर क्या, घाते बराबर होती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि n प्लस 1/2, भाई ये घाते जो है आपस में बराबर हो जाएंगे, तो n प्लस 1/2, ठीक है, बराबर क्या 0, तो इसका मतलब n बराबर माइनस का 1/2। तो जो हमें n की वैल्यू पूछी थी, ठीक है, ये 2 बनाए, जो हमें n की वैल्यू पूछी थी वो क्या आ रहा है, माइनस का 1/2 और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 है कि दो संख्याओं का जो योगफल है उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। ठीक है, दो संख्याओं का जो योगफल है उनके गुणोत्तर माध्य यानी जीपी, ठीक है, का कितना 6 गुना है। तो दिखाइए कि संख्याएं 3 + 2√2 अनुपात 3 - 2√2 के अनुपात में है। तो जो संख्याएं हम मानेंगे, ठीक है, उन संख्याओं का जो आंसर आना चाहिए, एक का आंसर ये आएगा और दूसरे का आंसर ये आएगा, जो भी संख्याएं हम मानेंगे ए और बी करके, और उनका अनुपात क्या रहेगा, ये रहेगा। तो ये हमको दिखाना है। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना दो संख्याएं, ठीक है, कोई भी दो संख्याएं मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं, तो दो संख्याएं क्या, ए और बी, ए और बी हैं। ठीक है, हमने दो संख्याएं मानी कि दो संख्याएं ए और बी हैं जिनका गुणोत्तर माध्य है। अब इनका गुणोत्तर माध्य क्या होगा, रूट ऑफ ए बी होगा, तो बस यही लिखना है, जिनका गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य क्या होगा, रूट ऑफ ए बी। ठीक है, ये गुणोत्तर माध्य है। अब हमें क्या कहा था कि दो संख्याओं का जो योगफल है, ठीक है, फिर से क्वेश्चन समझिए कि दो संख्याओं का योगफल यानी इनका तो हमें क्या करना है, योगफल करना है, यानी a प्लस बी, ये तो हो गया इनका योगफल, और ये है किसके बराबर, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। ठीक है, तो गुणोत्तर माध्य मतलब ये इसके 6 गुना। ठीक है, तो ये संख्या किसके बराबर है, इसके 6 गुने के बराबर है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो कि क्वेश्चन में कह क्या रहा था। ठीक, अगर ये चीज समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अभी क्यों समझिए, हमें a प्लस बी की वैल्यू पता है, अगर हमें a माइनस बी की वैल्यू भी पता चल जाए, ठीक है, हमें a प्लस बी की वैल्यू पता है, अगर हमें a माइनस बी की वैल्यू पता चल जाए तो इसको सॉल्व कर लेंगे, एक बार a का मान निकालेंगे, एक बार b का मान निकालेंगे, और हमें इस a और b का ही मान निकालना है। ठीक है, फिर उसको अनुपात में रख देना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो ये समीकरण है इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 का वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करेंगे, करने पर, और जो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ओर ही तो वर्ग होगा, तो ऐसे वर्ग कर लेंगे। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला खुलेगा क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ ए बी का जब ये स्क्वायर लगा हुआ है और इसका वर्ग है, इसका मतलब ये रूट ऑफ जो है ये हट जाएगा, तो रूट ऑफ हट जाएगा तो बचेगा क्या, ए बी। ठीक है, सिर्फ ए बी बचेगा हमारे पास, भाई यहाँ रूट ऑफ लगा था, जब रूट ऑफ हट जाएगा तो क्या बचेगा, ए बी, और ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा। ओके, अब यहाँ 36 ए बी हो गया हमारे पास, तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 ए बी, और ये जो 2 ए बी है इसको यहाँ ले जाएंगे तो माइनस का 2 ए बी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, और 36 में 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 34 ए बी। ठीक है, अब ये 34 ए बी बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ना -2 ए बी से, ठीक है, -2 ए बी से इधर भी घटा देंगे और इधर भी घटा देंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि दोनों ओर, या इसको कोई समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 2, तो ऐसे लिखते हैं कि समीकरण 2 में, ऐसा लिखते हैं, समीकरण
दो में, ठीक है, दोनों ओर -2ab, ठीक है, 2ab घटाने पर, 2ab घटाने पर, ठीक है, या फिर 2ab घटाने पर, ऐसा लिखते हैं। घटाने पर का मतलब ही होता है कि माइनस का निशान हमको लगाना है, ठीक है, तो 2ab लिख लेते हैं। तो ये जो समीकरण इसमें कैसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 34ab, और यहां से भी क्या हो जाएगा -2ab, इधर भी घटा दिया, इधर भी घटा दिया। अब इससे क्या बनेगा, इससे हमारा जो फार्मूला बनेगा वो कौन सा बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। और यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 32ab, ये संख्याएं भी तो आपस में घटेंगी, तो क्या बन जाएगा 32ab बनेगा हमारे पास। अब ये जो स्क्वायर है यहाँ से हटेगा तो यहाँ जाके रूट ऑफ बनेगा, सीधी सी बात है। तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 32ab, इसका मतलब 32 का भी स्क्वायर है और यहाँ रूट ऑफ ab भी रहेगा, ठीक है, मतलब 32 का भी रूट ऑफ बनेगा और रूट ऑफ a भी बनेगा, इसको अलग अलग हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिए a माइनस बी, अच्छा 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 दूनी 32, ठीक है भाई, इसको 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे 2, 16 दूनी 32, रूट ऑफ ए भी ऐसे लिखा रहेगा। और 16 का हम जानते हैं, ठीक है, 16 के लिए अगर हम वर्गमूल निकालें तो कितना 4 आएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता तो 2 ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं 32 को क्या 4√2 ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ a माइनस बी। अब ये इक्वेशन नंबर, इसको हम थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। अब आप समझिए यहाँ जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 रूट ऑफ ए बी, ठीक। और यहाँ से क्या है, यहाँ a माइनस बी इज इक्वल टू 4√2 रूट ए बी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, इससे a और b की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, हल करने पर ऐसे लिखेंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास थी a प्लस बी बराबर 6 रूट ऑफ ए बी, और जो समीकरण 3 है थर्ड है, अच्छा यहाँ मुझे थर्ड लिखना चाहिए, ओके, क्योंकि ये थर्ड है वो फर्स्ट है। फिर यहाँ से लिखेंगे a माइनस बी इक्वल्स टू 4√2 रूट ऑफ ए बी, कुछ ऐसा लिखना है हमें। अब इन दोनों को नॉर्मली हम एक बार जोड़ देते हैं, तो इससे b से b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, b से b कैंसिल हो जाएगा, a मिला करके 2a बन जाएगा। और यहाँ से देखिए रूट ऑफ ए बी दोनों में कॉमन है, तो रूट ऑफ ए बी तो कॉमन ले लेंगे, और क्या हमें 2 भी तो कॉमन मिलेगा यहाँ से, ठीक है, तो 2 भी कॉमन मिलेगा, रूट ऑफ ए बी कॉमन मिलेगा, यहाँ से क्या बचेगा 3, ठीक है भाई, देखिए यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 3 बचा, रूट ऑफ ए बी कॉमन लिया तो सिर्फ 3 ही बचेगा, और यहाँ से 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 बचेगा, और ये √2 भी बचेगा, और ए बी तो हमारा ये कॉमन चला गया, ठीक। अब इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो जो ए की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, रूट ऑफ ए बी, और यहाँ से 3 प्लस 2√2, ठीक है, जो a की वैल्यू है वो कुछ इतनी आ रही है, ओके। अब जो ये a की वैल्यू आ रही है उसको कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में इस a की जगह पर ये मान रखेंगे और b का मान निकालेंगे, ठीक। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 6 रूट ऑफ ए बी, ये समीकरण 1 है, और इसमें क्या ये वाली वैल्यू जो a की वैल्यू हमने निकाली है ये वैल्यू रखेंगे। तो क्या a की जगह पर ये पूरा लिखना है, यहाँ पर रूट ऑफ ए बी ब्रैकेट में 3 प्लस 2√2, ठीक है, तो यहाँ ये समीकरण 1 हम डाल देते हैं कि समीकरण 1 थी ये, ओके, और प्लस b ऐसे ही लिखा रहेगा इक्वल्स टू 6 रूट ऑफ ए बी, ठीक। अब ये जो रूट ऑफ ए बी है, ठीक है, ये जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 3 रूट ऑफ ए बी, रूट ऑफ ए बी जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा +2√2 रूट ऑफ ए बी प्लस बी इज इक्वल्स टू 6 रूट ऑफ ए बी, ठीक। अब देखिए ये जो है यहाँ पक्षांतर हो जाएगा और ये संख्या भी पक्षांतर हो जाएगी, दोनों माइनस के हो जाएंगे, इसका मतलब यहाँ सिर्फ ये b बचेगा, तो b बराबर 6 रूट ऑफ ए बी, उसके बाद ये क्या माइनस का 3 रूट ऑफ ए बी, उसके बाद ये संख्या माइनस का 2√2 रूट ऑफ ए बी। आप समझिए b बराबर ये दोनों आपस में घटेंगे तो क्या बचेगा 3 रूट ऑफ ए बी, ठीक है, ये बचेगा, और यहाँ से क्या माइनस का 2√2 रूट ऑफ ए बी। अब b बराबर इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, रूट ऑफ ए बी, तो रूट ऑफ ए बी कॉमन ले लेंगे, ये हमारा कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा 3 और यहाँ 2√2, ठीक है, माइनस का 2√2, तो b की वैल्यू ये आ रही है हमारे पास, ठीक। हमने a और b की वैल्यू निकाली, अब हमें क्या करना है, हमें मान रखने हैं, हमें अनुपात के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे a अनुपात b, ठीक है, a अनुपात b, इसका मतलब बट्टे में लिखते हैं संख्याओं को, तो a की जो वैल्यू है क्या है रूट ऑफ ए बी, यहाँ 3 प्लस 2√2 और अपॉन में क्या रूट ऑफ ए बी, भाई b की वैल्यू लिखनी है तो अपॉन में, अब यहाँ 3 माइनस 2√2, तो ये आपस में हो गए कैंसिल, तो a अनुपात b हमारा क्या आया, पहले ये लिखेंगे अनुपात के रूप में, ये लिख देंगे यानी 3 प्लस √2, ठीक है,
और अनुपात में 3 - 2√2। ये जो हमें प्रूफ करा रहे थे, ठीक, ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि ए तथा जी दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हो तो सिद्ध कीजिए कि संख्याएं a प्लस माइनस रूट ऑफ a प्लस जी ब्रैकेट में a माइनस जी है। ठीक, यानी कि जो वो संख्याएं a और b होंगी वो ये आनी चाहिए, एक संख्या प्लस के साथ आएगी, एक संख्या माइनस के साथ। ठीक, दोनों संख्याएं हमें ये लानी है और a जो है वो समांतर माध्य है किन्हीं दो संख्याओं का, ठीक है, और g जो है वो गुणोत्तर माध्य है उन्हीं दो संख्याओं का जो संख्याएं हम मानेंगे। तो सेम जैसा क्वेश्चन नंबर हमने अभी 28 किया, लगभग ये एक जैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले वही चीज है कि माना दो धनात्मक संख्याएं, क्या a और b ले लेंगे, a और b, ठीक है, दो संख्याएं तो हम ये मान रहे हैं। हमें क्या कहा है, चूंकि a तथा g जो है वो दो धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी, a, ठीक है, a और b के बीच क्रमशः पहले क्या समांतर माध्य होना चाहिए, तो समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य है, ये हमने मान लिया। ठीक, अब समांतर माध्य है, इसका मतलब क्या कि समांतर माध्य, और समांतर माध्य a बराबर a प्लस b बटे 2, ये समांतर माध्य होता है, हम जानते हैं। ठीक, तो जो ये 2 है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो फिर 2a बराबर a प्लस b, और ये इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन, हमें a प्लस b की वैल्यू पता है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें a माइनस b की वैल्यू निकालना पड़ेगा ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था। ठीक, तो अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमें क्या पता है, गुणोत्तर माध्य, तो क्या लिखेंगे, गुणोत्तर माध्य g बराबर रूट ऑफ ए बी। तो जो ये रूट है जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ स्क्वायर बनेगा, यानी कि g स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखिए जो समीकरण 1 है, ठीक है, समीकरण जो ये 1 है उसमें क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, a प्लस बी बराबर 2a, यही है, तो क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे इज इक्वल्स टू 2a और पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको ना आप चाहे इस तरफ लिखें चाहे इस तरफ लिखें, वो एक ही बात है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया। और यहाँ से क्या, 2 का स्क्वायर क्या 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, अच्छा ये प्लस ना लगाकर 4a स्क्वायर लिखते हैं और इसको पक्षांतर करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab। ओके, अब यहाँ से समझिए जो ये माइनस का 2ab लिखा है और ab की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, जी स्क्वायर। ठीक है, ab की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी का स्क्वायर, तो यहाँ पर तो लिखेंगे जी का स्क्वायर, तो फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ क्या, g, ठीक है, g का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई कि ab की जगह हम जी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको समीकरण ना हम 3 मान लेते हैं क्योंकि 2 समीकरण ऑलरेडी बन चुकी हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे कि समीकरण थर्ड में दोनों ओर 2ab घटाने पर, ठीक है, 2ab घटाने पर, दोनों ओर 2ab से घटा रहे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही, कैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो यहाँ पर भी कैसे 4a स्क्वायर माइनस 2g स्क्वायर और माइनस 2ab, और 2ab को फिर से, ठीक है, 2ab नहीं सिर्फ ab, 2 तो ऐसे लिखा रहेगा, ab को फिर से हम g स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ फिर से g स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ से क्या फार्मूला बन गया, तो यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा और यहाँ 4a स्क्वायर और माइनस में देखिए ये 2g स्क्वायर और ये भी 2g स्क्वायर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम g लिख देंगे। ठीक, या फिर एक बार हम लिख देते हैं क्योंकि बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर ab की जगह फिर से हम क्या लिख देंगे, g स्क्वायर, तो 2g स्क्वायर और 2g स्क्वायर मिला करके 4g स्क्वायर, तो यहाँ से 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ से 4 तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर, कुछ इतना बचेगा। और यहाँ से क्या चल रहा है, ए माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ ए माइनस डी। अब जब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, रूट ऑफ। जब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ आके रूट ऑफ बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो फिर ए माइनस डी 4 का रूट ऑफ 2 होता है, और ये जो है ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ऐसे ही रूट ऑफ में लिखा रहेगा, ठीक है, इसको भी चेंज नहीं करेंगे। और इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि 3 तक ऊपर बन चुकी थी। अब समझिए ये ए माइनस बी की वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू हमको दे रखी है, ठीक है, ये हमको ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे कि समीकरण, ठीक है, समीकरण फर्स्ट व फोर्थ 1 और 4 को हल करने पर तो समीकरण 1 हमारे पास थी ए प्लस बी बराबर 2a, ठीक है, ये समीकरण 1 थी। और समीकरण 4 ये है क्या, a माइनस बी बराबर 2 और रूट ऑफ क्या है, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, कुछ ऐसा है हमारे पास। ओके, और इसको नॉर्मली हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो उससे क्या होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2a, a और a मिला करके 2a, ठीक, और यहाँ से 2a और यहाँ देखिए 2 कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे, और ब्रैकेट में क्या, यहाँ से a और प्लस यहाँ से क्या, ये वाली संख्या क्या, ए स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर, ऐसे कुछ लिख देंगे। और 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ रही है, a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, कुछ ऐसा हमारे पास बन के आ रहा है, ठीक। अब जब हमें a की वैल्यू पता है तो समीकरण 1 में मान रखेंगे और क्या करेंगे, और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, या फिर समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं, या समीकरण 1 से आप इतना भी लिख देंगे तो इतना भी काफी है, ठीक। तो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, a प्लस बी बराबर 2a, ठीक है, यही समीकरण थी, a प्लस बी बराबर 2a, ठीक। तो अब a की जगह पर क्या लिखना है, जो हमने अभी अभी ये वैल्यू निकाली, ये हमको a की जगह लिखना है। तो a की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, b बराबर 2a। अब b की वैल्यू निकालना है तो b तो यही रहेगा, यहाँ से 2a, और जो ये पोर्शन है ये वहां जाएगा माइनस में, तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस का a, और ये भी पूरा माइनस का हो जाएगा क्या, माइनस का रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। 2a में से एक a घट जाएगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ a, भाई 2 में से एक गया तो 1, तो a बचेगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास। अब एक वैल्यू हमने ये b की निकाली और एक वैल्यू ये a की थी, ठीक। अब इसको लिखा कैसे गया, इसका मतलब a और b दोनों की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, देखिए एक वैल्यू प्लस के साथ है, एक वैल्यू माइनस के साथ है, और दोनों ही वैल्यू सेम टू सेम है, तो उसको लिखेंगे कैसे, a प्लस माइनस, ठीक है, एक साथ लिख दिया दोनों की वैल्यू, a और b की वैल्यू a प्लस माइनस और रूट ऑफ, और इसका खोल दिया फार्मूला, ठीक है, ये जो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, इसका फार्मूला खोल देंगे कैसे, एक बार प्लस के साथ में और एक बार माइनस के साथ में, और बस यही हमें पूछा था, ठीक है। जो ए बी जो वैल्यू है, ठीक है, जो दो धनात्मक संख्याएं थी ए बी, उनकी हमें वैल्यू निकालनी थी, तो ये रहेगा आपका आंसर, या कह सकते हैं प्रूफ हो गया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है, ठीक, तो प्रत्येक घंटे के बाद दुगनी हो रही है, यानी पहले घंटे में जो है दूसरे घंटे में उसकी डबल, ठीक। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे, तो जब प्रारंभ में 30 हैं तो दुगने यानी दूसरे घंटे में कितने 60, तीसरे घंटे में कितने 120, फिर अगले घंटे में 240, तो ऐसे ही संख्या बढ़ रही है, डबल हो जा रहा है हर बार। तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे और nवें घंटों बाद क्या होगी, यहाँ दूसरे घंटे के बाद पूछा है, चौथे घंटे के बाद पूछा है, और nवें घंटे के बाद पूछा है। ये नहीं करना कि दूसरे घंटे में निकालो, नहीं, क्योंकि ये साफ साफ लिखा है कि दूसरे, चौथे और nवें घंटों के बाद में क्या होगा, ठीक। ये नहीं कहा है कि दूसरे, चौथे और nवें घंटे में क्या होगा, बाद का मतलब है दूसरे घंटे के बाद तीसरा घंटा, चौथे घंटे के बाद पांचवा घंटा, और nवें घंटे के बाद n+1वां घंटा, उसमें हमको निकालना है, ठीक। तो क्वेश्चन समझ में आया। अब कुछ बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, क्या निकालते हैं, दूसरे घंटे में निकालते हैं, चौथे घंटे में निकालते हैं, तो ये गलत हो जाता है, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा। अब देखिए हमको ये पता है कि जो बैक्टीरिया की संख्या है प्रत्येक घंटे में दुगनी हो रही, तो यहाँ से एक सीरीज बनेगी, ठीक। तो पहले थोड़ा लिख लेते हैं, लैंग्वेज लिख के करते हैं कि बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे दुगनी
हो जाती है, ये हमको पता है कि प्रत्येक घंटे में दुगनी हो जाती है। जब प्रत्येक घंटे दुगनी हो रही है और पहले घंटे में हमको 30 पता है, इसका मतलब दूसरे घंटे में 60, ठीक है, और तीसरे घंटे में 120, चौथे घंटे में 240, इसी प्रकार ऐसे करके ये बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, अच्छा, अब यह एक जीपी सीरीज है तो क्या लिखेंगे, अतः यह एक जीपी है। ठीक है, जीपी का मतलब गुणोत्तर श्रेणी, जीपी है, हमने शॉर्ट में लिख दिया। अब जब ये जीपी श्रेणी है तो इसमें पहला पद क्या है, ए बराबर कितना है 30, और आर का मान क्या रहेगा, इसमें से ये वाला डिवाइड कर देंगे। तो 60 में अगर हम 30 डिवाइड करते हैं, सीधी सी बात है 2 आएगा। और वैसे भी यहाँ लिखा है जब दुगना तो आर का मान 2 ही रहेगा। अगर वहां से समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से समझ लो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। अब हमें क्या बोला है कि दूसरे घंटे के बाद, दूसरे घंटे के बाद मतलब तीसरा घंटा A3 पे हमको निकालना है। ठीक है, मैंने आपको अभी समझाया था दूसरे घंटे के बाद। तो दूसरे घंटे के मतलब यहाँ पहुंच गए भाई, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा घंटा। तो तीसरे घंटे पे यहाँ पहुंच गए, दूसरे घंटे के बाद यानी कि यहाँ। तो A3, और A3 की वैल्यू AR2 होती है। तो A की वैल्यू 30 और R की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर। तो क्या होगा, 2 दूनी 4, यहाँ से 30 गुणे 4, तो 4 तियां 12, क्या हो जाएगा 120। तो जो पहला आंसर आ रहा है वो 120 आ रहा है। ठीक भाई, दूसरे घंटे में जो संख्या हो रही है वो 120 हो रही है। और क्या बोला था, और बोला था हमें चौथे घंटे के बाद यानी पांचवा घंटा। चौथे घंटे के बाद क्या आ जाएगा, पांचवा घंटा। यहाँ तक चौथा घंटा हुआ, इसके बाद पांचवा घंटा। तो A5 में क्या रहेगा, AR⁴। ठीक है, A5 का मतलब AR⁴। तो A का मतलब 30 और R का मतलब 2 की घात 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 गुणे, और यहाँ 4 है, यहाँ 2 की घात 4 का मतलब क्या 16। तो 16 तियां 48, तो कितना हो जाएगा 480। तो एक आंसर हमारा ये आ रहा है। ठीक, यानी तीसरे घंटे के बाद 120, यानी दूसरे घंटे के बाद तीसरे में 120 और चौथे घंटे के बाद पांचवे में कितना 480। अब हमें क्या बोला है, हमें nवें घंटे के बाद पूछा है। तो nवें मतलब AN, ठीक है, nवें घंटे के बाद मतलब AN। तो इसका मतलब क्या, AR⁴n-1। ठीक, नहीं, nवें घंटे के बाद पूछा है तो क्या लिखना था, nवें घंटे के बाद यानी n+1। ठीक है, जैसे चौथे घंटे के बाद पांचवा आया था, इसलिए nवें घंटे के बाद n+1 आएगा, तो मुझे n+1 लिखना था। तो nवें घंटे के बाद n+1, और यहाँ से AR⁴n हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ जब एक है तो यहाँ एक कम करके लिखते हैं, तो जब यहाँ +1 है तो ये +1 यहाँ से हटा देंगे। तो nवें घंटे के बाद का मतलब है कि n+1। ठीक, यहाँ n+1 लेना है, n+1वां घंटा आ जाएगा nवें घंटे के बाद, और यहाँ AR⁴n। तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 और R⁴n का मतलब 2 की घात n। तो बस यहाँ इसको कुछ नहीं सॉल्व करेंगे, बस ऐसे ही लिख देंगे, क्या 30 और 2n, ये रहेगा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 है, 500 रुपए धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी, ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने क्लास 8th 9th वगैरह में पढ़ा है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको 2 तरीकों से लगा सकते हैं, आपको जैसे लगाना हो, मैं आपको दोनों तरीके ही बता दूंगी। तो इसको हम एक तो फार्मूले से लगा सकते हैं। ठीक है, तो A = P और 1 + R/100⁴n, सबने ये फार्मूला पढ़ रखा है। ये मिश्र धन होता है A, ठीक है, और ये मूलधन होता है, R हमारी दर यानी कि रेट होती, N हमारा समय होता है, कितना समय दिया गया है। तो A तो हमें निकालना है भाई, ये तो पूछा कितने वर्षों के बाद, मतलब A तो हमको निकालना है, और P जो है, P हमको 500 दे रखा है। ठीक है, जो मूलधन है वो 500 हमको दे रखा है, 1 प्लस, और R की वैल्यू हमको 10 दे रखी है, जो दर है वो हमको 10 दे रखी है, और यहाँ पर कितनी है 100 लिखा रहेगा, और यहाँ पर कितना 10, ये 10 वर्षों के बाद हमको टाइम पूछा है। यहाँ से ये कट कर देंगे, यहाँ से आया 500 और यहाँ बचा 10, यहाँ 1 तो 10 एकम 10 और 11, 11/10 और इसको और क्या लिख सकते हैं 500। और जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या 1.1 आ जाएगा। जब हम 11 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.1 आ जाएगा, इसकी घात 10। मुझे लगता है यहीं पर आंसर ये छोड़ देना चाहिए। ठीक है, एक तो ये तरीका था, सिंपल तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि थोड़ी सी लैंग्वेज लिख के करें, क्योंकि ये क्वेश्चन ही लैंग्वेज वाला है, तो थोड़ी सी लैंग्वेज लिख के इसको कर सकते हैं। कैसे, देखिए कि हम ये जानते हैं कि बैंक में जमा धनराशि बैंक में कितनी है 500 रुपए। ठीक, तो पहले वर्ष के अंत में ऐसा लिखना चाहिए था मुझे, पहले वर्ष के अंत में जो धनराशि होगी वो क्या होगी 500, यहाँ से 1 + 1/10। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं भाई, 1/10 हम डायरेक्टली लिख दिया, या फिर एक काम कर सकते हैं 10/100 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको 0 0 हटाकर डायरेक्टली 1/10 लिख दिया था, या एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से 0 0 हटा देंगे तो 1/10 आ जाएगा। ठीक, और इसकी घात 1, पहले के लिए हम घात 1 लगाएंगे क्योंकि पहले वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से 500
और यहाँ से 10 एकम 10 और 10 में एक जोड़े 11, 11/10 और 11/10 का मतलब मैंने आपको भी बताया था 1.1। तो यहाँ डायरेक्टली हम 1.1 लिख सकते हैं, 1.1, ठीक, 1.1 की घात 1 या 1.1 भी नॉर्मली लिखा जा सकता है। अब क्या दूसरे वर्ष के, तो क्या लिखेंगे, दूसरे वर्ष के अंत में धनराशि, ठीक है, धन राशि। तो दूसरे वर्ष के अंत में जो धनराशि होगी वो क्या हो जाएगी, 500, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.1 की जगह क्या हो जाएगा, 1.2, ठीक, 1.1 की पर घात क्या हो जाएगी, 2, ठीक। और तीसरे वर्ष के, अब अगर बात करें कि तीसरे वर्ष के अंत में धनराशि, ठीक है, धन राशि, तो ये क्या हो जाएगी 500 और 1.1 तो ऐसे रहेगा, बस यहाँ घात 3 हो जाएगी, तो घातें यहाँ पर चेंज हो रही हैं। अब इसी प्रकार, ठीक है, अब हम इसी प्रकार बात करें कि इसी प्रकार कब, 10 वर्षों के बाद, तो 10 वर्षों के बाद जो धनराशि होगी, 10 वर्षों के बाद जो धनराशि होगी वो क्या हो जाएगी, 500 और यहाँ पर 1.1 की घात कितना, 10, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो चाहे आप इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, दोनों ही सिंपल है। अब ये क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 तथा 5 है, ठीक, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें इसमें एक द्विघात समीकरण बनानी है और हमें इसमें कहा क्या है कि द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः क्या है, 8 और 5 है, ये हमको कहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे लगेगा। देखिए क्या लिखेंगे कि माना द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है, समीकरण के मूल हम क्या मान लेते हैं, ए और बी, समीकरण के मूल हम ए और बी मान लेते हैं, ठीक। अब समांतर माध्य हम जानते हैं कि समांतर माध्य ए को हम कहते हैं, तो जो ए है वो क्या रहेगा, a + b/2, और समांतर माध्य हमको कितना दिया है, 8, ठीक है, उसमें बोला था ना समांतर माध्य 8 है और गुणोत्तर माध्य कितना, 5 है। तो समांतर माध्य 8 है, इसका मतलब a की जगह 8 रहेगा, यहाँ a + b, और जो ये 2 है 2 यहाँ गुणे में चला जाएगा, तो अगले स्टेप में कर लेंगे, ये यहाँ गुणे में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a + b = 8 दूनी 16, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और दूसरी चीज हमें क्या बोली थी कि गुणोत्तर माध्य, तो यहीं से लिख लेते हैं गुणोत्तर माध्य। और गुणोत्तर माध्य क्या हमको बताया था कि g, और g बराबर √ab, और g की जगह 5 है, तो 5 यहाँ से √ab, जब यहाँ से रूट हटेगा तो इसके ऊपर चला जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, तो यहाँ 25ab, ठीक भाई, जब ये यहाँ से हटेगा रूट ऑफ तो यहाँ जाके स्क्वायर बनेगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ 25 जो कि ab की वैल्यू है, ठीक है, जो ये 25 है वो ab की वैल्यू है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हमें निकालना क्या था, यहाँ देखिए हमें निकालना था समीकरण, तो क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण हमारी होती क्या है, हम जानते हैं कि x² माइनस क्या, मूलों का योग, मूलों का योग, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर x होता है प्लस मूलों का गुणनफल, तो मूलों का यहाँ पर गुणन, ठीक, मूलों का गुणनफल ऐसे लिख लेंगे। अब x² तो ऐसे लिखा रहेगा माइनस, और मूलों का योग, और मूलों का ये दोनों मूल हैं, तो मूलों का योग क्या आया, 16, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 16, और ये x ऐसे ही लिखा रहेगा, और मूलों का गुणन कितना, भाई ये ए बी जो है मूल है, उनका गुणन कितना, 25 आया, तो यहाँ पर प्लस का 25, ठीक, बस ये आंसर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। और यहाँ बराबर में क्या 0 लिख देंगे, और ये कंप्लीट हो गया।